हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ही सिंपल सा ऐसे है, ये ऐसे किस बारे में बात करता है। देखो, एक ऑडिटर, एक सीए जो किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जा रहा है, तो उस कंपनी पे बहुत सारे ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे जो उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो एक ऑडिटर को क्या करना है, बस यही चेक करना है कि वो जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि कंपनी पे एप्लीकेबल है, क्या कंपनी ने उसके साथ कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। एंड अगर उसके सामने ये इंस्टेंसेस आते हैं कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उस केस में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या उसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो सब ये स्टैंडर्ड हमारा बात करने वाला है। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा पॉइंट ये आता है कि एक कंपनी, चलो अपन कोई भी एक एंटिटी लेते हैं, उस पे कितने तरह के एसेज, मतलब कितने तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। फॉर सपोज अगर हमारी कोई कंपनी है तो उस पे कंपनीज एक्ट लग रहा है, उस पे सेबीज एक्ट अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो भी उस पे एप्लीकेबल हो रहा है। फॉर सपोज अगर वो रियल एस्टेट की कंपनी है तो उस पे रेरा एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है। और अगर उसके यहाँ पे लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस पे फैक्ट्रीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, लेबर लॉज भी एप्लीकेबल है। तो इस तरह से आप देख लो, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन एक कंपनी का एप्लीकेबल है। अब एक सीए को, जो हम हमारे जैसे एक ऑडिटर है, एक सीए है, उसे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस की जानकारी हो सकती है। उसे कंपनीज एक्ट के बारे में पता होगा, उसे सीबी एक्ट के बारे में पता होगा, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता होगा, एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट के बारे में पता होगा। बट क्या एक सीए को रेरा एक्ट की नॉलेज हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती। उसे है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसमें क्या कर सकता है, मतलब पूरा इन डिटेल। देखो, हम किसी इंडस्ट्री की ऑडिट करते हैं तो उसमें बेसिक इंडस्ट्री की तो अपन जानकारी लेते ही हैं, लेकिन इन डेप्थ की हम नॉन कंप्लायंस देख सके पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस की, वो एक्सपेक्ट हम एक ऑडिटर से नहीं कर सकते, एक सीए से नहीं कर सकते हैं। राइट? क्या उसे फैक्ट्रीज एक्ट की नॉलेज हो सकती है? द आंसर इज नो। क्या उसे प्रॉपरली लेबर लॉज की नॉलेज हो सकती है? द आंसर इज नो। तो क्या इस केस में जो ऐसे एक्ट्स है जिसकी नॉलेज ऑडिटर को नहीं है, एक सीए को नहीं है, क्या अगर उसके रिगार्डिंग अगर कोई नॉन कंप्लायंस होगा तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे ऑडिटर पे भी आएगा, या फिर उसको इतनी इन डेप्थ नॉलेज अपने हर एंटिटी के लिए लेनी होगी कि वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कैप्चर कर सके एंड उसके कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस को भी चेक कर सके। एंड स्टिल अगर नॉन कंप्लायंस आता है ऐसे किसी लॉज एंड रेगुलेशन में, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, या फिर ऑडिटर के ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो इस सब के बारे में ये स्टैंडर्ड अपना बात करने वाला है। आई होप आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि भाई इस स्टैंडर्ड में क्या गिवन है। अब अपन इस स्टैंडर्ड का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये स्टैंडर्ड आया क्यों था। तो सबसे पहले क्या है, टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance with those laws and regulations that have direct effect on material amounts and disclosures in the financial statements। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना के समझाना चाहूंगी। देखो, हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस है, एलएनआर है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, एक वो जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट बट मटीरियल। मैम इसका क्या मतलब है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बैठी हूं ना मैं यार, रुको, शांति से समझा रही हूँ पूरा क्या मतलब है इसका। देखो, डायरेक्ट इफेक्ट से मेरा मतलब क्या है। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब वो जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स पे। हमारे आइटम्स कौन से होते हैं? हमारे अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, हमारे क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अगर इन तीनों चीजों में से किसी पे भी डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है किसी भी लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से, वो लॉज एंड रेगुलेशंस को हम कहेंगे कि उसका हमारे अमाउंट्स पे, हमारे डिस्क्लोजर्स पे डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब ऐसे कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट हो गया, हमारे एएस इंडेस हो गए, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, हमारा सीबी एक्ट हो गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे वो लॉज एंड रेगुलेशंस है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर ही हमारी पूरी रिपोर्टिंग होती है। राइट? तो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलेंगे कि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब किसी चीज का अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो बहुत ज्यादा हमारे इफेक्ट कर रहा है, तो उस पर हमें ज्यादा अपने प्रोसीजर्स लगाने होंगे, पूरा अच्छे से चेक करना होगा कि हाँ भाई इससे हमारा कंप्लायंस प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड जनरली ये वो लॉज एंड रेगुलेशंस है बिकॉज जिनकी नॉलेज अच्छे से ऑडिटर को होती है। बिकॉज देखो,
एक अगर किसी कोई लॉज एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है एंड हमारा ऑडिटर का काम क्या है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट ही तो करना हमारा काम है। अब अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन डायरेक्टली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो ये हमारी नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन लॉज एंड रेगुलेशन की अच्छे से नॉलेज हो एंड हम उसके रिगार्डिंग में कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस डिटरमाइन कर सके, बिकॉज वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो छोटे मोटे होते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे जो मोटे लॉज एंड रेगुलेशन है जो हमारे अकाउंटिंग को, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी नॉलेज होना हमारी नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें उन लॉज एंड रेगुलेशंस का क्या लेना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है टू डिटरमाइन कि नॉन कंप्लायंस है या फिर कंप्लायंस है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट बट मटेरियल इफेक्ट। अब जैसे मैंने बात करी थी लेबर लॉ की, मैंने फैक्ट्रीज एक्ट की बात करी थी, रेरा एक्ट की बात करी थी। फॉर सपोज अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी और रेरा के अंदर उसका कोई नॉन कंप्लायंस था, उसकी वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी आ रही है। अब वो जरूरी नहीं है कि ऑडिटर को रेरा एक्ट आता हो इतना इन डिटेल कि भाई कहाँ पे पेनल्टी लग सकती है, बिकॉज वो पेनल्टी कहीं पे भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गलत दिखाया था उस वजह से वो पेनल्टी आ रही है, नहीं, हमने वो तो कोई कंपनी ने साइट पे गलती करी थी इस वजह से रेरा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ऑडिटर को उसकी नॉलेज हो और वो इस नॉन कंप्लायंस को पहले ही अपनी कंपनी को हिंट दे सके कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, बिकॉज वो आपने कहीं ऑन साइट जाकर के करी, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहीं पे भी गलती नहीं है। बट इससे क्या हुआ, अब 1 करोड़ की पेनल्टी आ गई, तो अब 1 करोड़ का एक्सपेंस कहाँ डलेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डलेगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट तो कर रहा है ना, मटीरियल इम्पैक्ट तो दे रहा है, लेकिन ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज इसने डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी चीज को परेशान नहीं किया, बस हाँ एक एक्स्ट्रा खर्चा आकर के बन गया, बिकॉज उन्होंने कई मतलब ऑन साइट जाकर के गलती की थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, जो हमारे एबीसीडी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, वो हमारे डायरेक्ट इफेक्ट में आते हैं। एंड जो बस आकर के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एड ऑन एक पेनल्टी पनिशमेंट की तरह आ गए, बट उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एबीसीडी पे कुछ नहीं था, वो हमारे इनडायरेक्ट बट मटेरियल इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट में एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में। अब क्या लिखा हुआ है, जो हमारे डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशंस है उनके लिए तो हमें एकदम स्पेशल फोकस रखना ही होगा एंड उनके लिए हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होंगे टू डिटरमाइन कंप्लायंस हुआ है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब हमारा अगर इनडायरेक्ट बट मटेरियल इम्पैक्ट है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स to identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may have material impact और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको देखो रेगुलेशंस तो पता है कि ये 5 ऐसे रेगुलेशंस है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंपनी को नहीं करते, लेकिन इनका इम्पैक्ट कभी आएगा तो वो मटेरियल हो सकता है। तो इस केस में आपको जितनी नॉलेज है आप किसी अदर लीगल काउंसिल को भी एंगेज करके उससे पूछ सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर लॉज एंड रेगुलेशन में हमें क्या चीजें चेक करनी चाहिए, एंड जितना आपकी विद इन दी पावर हो, विद इन दी आपकी स्कोप हो, उतना आप अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा करके उनके लिए भी चेकिंग कर सकते हो। यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट में तो एकदम फोकस के साथ कि आपको ऑडिट एविडेंसेस लेने, दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, बट अदर लॉज एंड रेगुलेशन में बस आप इतने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा लो कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, इन डिटेल आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, दूसरा टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू नॉन कंप्लायंस। अब हमने 2 जगह यहाँ पे हमने प्रोसीजर्स या फिर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने का काम किया। अब इन दोनों के बेसिस पे आपको जो भी कंक्लूजन बना है उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे अपना रिस्पॉन्स देना होगा कि भाई कंप्लायंस हुआ है तो ठीक है, नॉर्मल रिपोर्ट दे देंगे, नॉन कंप्लायंस हुआ है तो हम आगे जाकर के उसे कम्युनिकेट करेंगे विद द टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग एसए 250। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस। देखो ऑडिटर की हमेशा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आकर के चेक करेगा, यानी वो डिटेक्शन का काम करेगा, लेकिन टाइम पे उसे प्रिवेंट करने का काम तो किसका है, किसे हमें अपना कंप्लायंस मेंटेन करने का काम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की रहेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं होती है कि वो मेंटेन करेगा कि हाँ भाई कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सिर्फ आकर के तुम्हें डिटेक्ट करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, लेकिन उसे शुरुआत से मेंटेन करने का काम तो टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का ही है। प्लीज मार्क इट, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आगे क्या गिवन है,
Types of PNP, policies and procedures to assist in prevention and detection of नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन करने का काम, मेंटेन करने का काम किसका है? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का। तो अब टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस। तो बेसिकली अभी डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स गिवन है फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्लीज आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज इसी लाइन को ही क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करके हमेशा ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको ये लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो इसी के बेसिस पे फिर आपको ये अपने बाकी के पॉइंट्स लिखने हैं। समझ आया? अब अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो भाई देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके दीज आर द 10 लॉज एंड रेगुलेशन जिनका हमें कंप्लायंस करना है। इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो हम बाहर के लॉज एंड रेगुलेशन से जब भी कंप्लाई कर पाएंगे जब हमारा इंटरनल जो प्रोसीजर है, हमारे जो कंट्रोल्स है वो एकदम प्रॉपर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे काम हो रहे हैं, सारा एक प्रोसीजर सेट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना होगा? हमें एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा, उसे इंस्टीट्यूट करना होगा, उसे प्रॉपरली ऑपरेशनल लाना होगा। ठीक है। डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ सीओसी। मैम ये सीओसी क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली हमें क्या बताता है कि भाई जो भी कंपनी के पर्सनल है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनके क्या कोड है, उन्हें किस तरह से अपना काम करना होगा। देखो मैं थोड़ी शॉर्ट में ही बात करती हूँ। जैसे आईसीआर ने भी अपना एक दे रखा है कोड ऑफ एथिक्स, जिसके अकॉर्डिंग हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को वेदर बी इन अ प्रैक्टिस और इन द एम्प्लॉयमेंट उसे कंप्लाई करना होगा। और उसका नॉन कंप्लायंस होता है तो भाई यहाँ तो मेंबरशिप लेने तक की बात हो जाती है। तो हमारे पास भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, अदरवाइज हम पे भारी पेनल्टी या फिर हमारा मेंबरशिप भी हमसे छिन सकता है। तो ये चीज एक कंपनी को भी अपनी बनानी होती है कि भाई आप एम्प्लॉय हो हमारे कंपनी के और हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आपने इसके हटके कोई भी काम किया तो आपकी नौकरी पे भी बन के आ सकती है। तो एम्प्लॉयज को रेगुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज वो कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कंपनी के लिए एडवर्स इंपैक्ट लाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो हमें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना होता है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग एम्प्लॉइज आर प्रॉपरली ट्रेन एंड अंडरस्टैंड कोड ऑफ कंडक्ट। भाई आपने कोड ऑफ कंडक्ट बना तो लिया, लेकिन एम्प्लॉइज को पूरा समझाना तो पड़ेगा कि भाई इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, इसमें आपको इस तरह से होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, तो वो काम भी हमें करना होगा। देन मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एम्प्लॉइज हु फेल्स टू कंप्लाई विद इट। एक बार उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी, उन्हें पूरा समझा दिया तुम लोग को ऐसे काम करना है, एंड स्टिल अगर वो कोई भी गलती कर रहे हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी मॉनिटर करो कहाँ पे गलती हो रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। भाई हम ये जानकारी ले रहे हैं कि हम पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे लॉज एंड रेगुलेशन समझ में आते हो। तो उस केस में हम किसी लीगल काउंसिल को हायर कर सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई हम पे कौन कौन से, हमारी कंपनी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ? हमारे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर थोड़ी सी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कहीं हो रही है तो आप यहाँ पे लिख लो, पीओवी किसका है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ व्यू किसका है यहाँ पे? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट क्या है? मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स। देखो ये जनरली ये तो हर कंपनी बनाती है, कंप्लायंस रजिस्टर बना लेती है जिसमें पूरा इन डिटेल होता है कि भाई हमारे मंथली कंप्लेंट्स ये, हमारे क्वार्टरली कंप्लेंट्स ये, हमारे एनुअल कंप्लायंसेस ये है, ताकि वो हमेशा टिक करती रहे कि ओके हमने अप्रैल के कंप्लायंसेस कर लिए, हमने अपने क्वार्टर 1 के कंप्लायंसेस कर लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लायंस रजिस्टर रहता है जिसमें हमें ट्रैक रहता है कि हमने क्या चीज कंप्लीट कर ली है, क्या चीज हमारी कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के, जो एक मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को बनाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम इतने सारे पॉइंट्स को 7 पॉइंट्स को हम लर्न कैसे करें। तो लर्न करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम कहानी की तरह करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें देखना चाहिए, हमें मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी क्या-क्या लॉस रेगुलेशंस है, कौन-कौन सी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर हमसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो हम किसी लीगल एडवाइजर को एंगेज कर सकते हैं, तो हमने लीगल एडवाइजर एंगेज कर लिया, उसने हमें बता दिया कि ये सारे आप पे लॉस एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। अब भाई इतने सारे याद कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया जिसमें हमने सारे लॉस एंड रेगुलेशंस के बारे में लिख लिया। अब हमें पता चल गया हम पे सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, तो अब उसको प्रॉपर्ली चलाने के लिए हमें एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो चाहिए ना, तो हम फिर एक ऑपरेशनल में लाएंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आ गया, अब भाई एम्प्लॉयज को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, तो उनके लिए हमें प्रॉपर्ली कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप करना होगा, तो हमने कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दिया। उसके बाद हमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर के बताना होगा कि भाई इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम कैसे करना है, एंड देन फिर हमें मॉनिटर भी करना होगा, और अगर हमें कोई भी दिखता है कि कोड ऑफ कंडक्ट से फॉलो नहीं किया गया है तो फिर उस केस में हमें एप्रोप्रिएट एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना होगा। तो देखा आपने, इस तरह से करके आपने एक स्टोरी फॉर्म में अपने 7 पॉइंट्स को कर लिया, एंड आप कहीं पे भी भूलने वाले नहीं हो, बिल्कुल आप लिंक वाइज सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपके ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। Auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations। देखो मैंने आपको ये बात तो बोला ही था कि प्रिवेंट करने का काम, एक बार के लिए मेंटेन करने का काम किसका है, मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी का है। हम सिर्फ आकर के बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती करी है, आपने यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस किया है। दूसरा, उससे क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो सारे नॉन कंप्लाइंस को डिटेक्ट कर देगा, बिकॉज सारे लॉज रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं होती है, उसे सिर्फ उस लॉज एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होती है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, owing to inherent limitations of audit, there is an unavoidable risk। inherent limitations हमने कहाँ पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है यार, कहाँ पढ़े थे, मुझे तो याद आ नहीं रहा है। हमने पढ़े थे ऐसे 200 में, ठीक है। तो ऐसे 200 में अपन ने कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था, बेनिफिट कॉस्ट, आपको याद आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे ऐसे 200 में हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़े थे, उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करके एक अनअवॉइडेबल रिस्क है। मैम किस चीज का अनअवॉइडेबल रिस्क है, दैट सम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म। देखो वहाँ पे हमने जो इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़े थे, उस केसेस में हो सकता है कि हमारा आगे जाके एक ऐसा अनअवॉइडेबल रिस्क बने कि हम सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। बिकॉज देखो एक अपन ने पढ़ा था बेनिफिट एंड कॉस्ट वाला, अब भाई हमारी कॉस्ट कितनी है, हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, उस बेसिस पे ऑडिटर डिफाइन करता है कि हमें टाइम कितना देना है, एंड हमारे पास ये भी एक पॉइंट होता है कि हमारे पास टाइम बचा कितना है टू कंप्लीट द ऑडिट। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम फटाफट फटाफट करेंगे, तो उस केस में हो सकता है ना हमसे कुछ चीजें छूट जाए, तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से एक अनअवॉइडेबल रिस्क बनता है कि हमसे कुछ मटेरियल मिस्टेटमेंट्स छूट गए हो इन रिगार्ड टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। Potential effect of inherent limitation on auditor's ability to detect material misstatement are greater for following reasons। अब ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पे inherent limitation का impact बढ़ जाता है, greater हो जाता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। There are many laws and regulations relating to operating aspects of entity that do not affect financial statements and are not captured by entity's information system relevant to financial reporting। अब for suppose अगर फैक्ट्रीज एक्ट है, जैसे रेरा एक्ट है, क्या वो कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डायरेक्टली आ रहा है, क्या उसके रिगार्डिंग में अगर हमने कोई भी नॉन कंप्लाइंस किया है तो क्या वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली दिख रहा है। अगर हमने ऑन साइड कुछ गलती करी है तो वो दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा, तो आप कैसे ऑडिटर पता करेगा कि भाई यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो ऑडिटर को पता नहीं चला, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर ऑडिटर के पास टाइम होता, उसको बेनिफिट दिख रहा होता, तो माइट भी वो ऑन साइड जाकर भी चेक कर लेता, खुद भी नॉलेज गेन कर लेता, लेकिन जब इतना टाइम है ही नहीं, इतना उससे बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, जब उसके सामने एक इनहेरेंट लिमिटेशन आ रहा है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ऑडिट को खत्म करना है, तो ये एक पोटेंशियल इंपैक्ट बनता है कि उसके सामने कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं आए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। Non-compliance may involve conduct designed to conceal it, example collusion, forgery। forgery क्या होता है, false sign करना, MOC management override of controls और intentional misrepresentations being made to auditor। ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखो नॉन कंप्लाइंस ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 लोगों ने मिलके किया और सीनियर मैनेजमेंट भी इसमें
मतलब इसमें इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है कि ऐसे जो कन्फ्यूजन किए गए हैं, फॉल्स साइन करे गए हैं। अब भाई ऐसे थोड़े फॉल्स साइन में भाई हम तो साइन एक्सपर्ट भी हम जाकर के चेक करें कि भाई फॉल्स साइन है करेक्ट साइन है, कैसे पता चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अगर हमने कोई कन्फ्यूजन किया हो गया हो, हम बहुत सारे जनों ने मिलकर एक साथ किया हो, तो हम उस पॉइंट को प्रिवेंट मतलब उस पॉइंट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन के केस में हो सकता है कि हमारी एबिलिटी नहीं हो टू डिटेक्ट द मटीरियल स्टेटमेंट। Whether an act constitutes non-compliance is ultimately a matter for legal determination by court of law। देखो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑडिटर सिर्फ जो ऐसे इंस्टेंसेस है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है, उन्हें आगे जाकर के कोर्ट ऑफ लॉ को बता सकता है कि देखो मेरे सामने मेरी रिपोर्ट में ये है कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ है, लेकिन फाइनल डिसीजन देना कि हाँ यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ एंड कंपनी को किसी भी पनिशमेंट के लिए किसी भी पेनल्टी के लिए लाइबल करना, वो काम सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ कर सकता है। हम सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं। भाई किसी को अगर फांसी की सजा होने होती है तो उसमें कोर्ट जाकर के जज ही जाकर के बताता है, लॉयर नहीं होता है कि जो अपना फैसला देता है कि हाँ भाई तुझे फांसी पे लटकाना है। नो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ऑडिटर सिर्फ बता सकता है, लेकिन फाइनल जजमेंट कोर्ट ऑफ लॉ ही देगा। मतलब कि देखो ऑडिटर तो बस ऐसा है कि सिर्फ चीजें फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। तो बेसिकली ये अपने 3 पॉइंट्स थे इन दी इनहेरेंट लिमिटेशंस। इस पॉइंट में भी आप ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये वाली लाइन, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्लीज इस लाइन को अच्छे से अपने दिमाग में रखना, बिकॉज इसी लाइन को क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करके ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू लर्न, ताकि आपको ये बाकी के अपने पॉइंट्स याद रहें। एंड पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक तो क्या है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस को कैप्चर नहीं करता जो कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर नॉन कंप्लाइंस ऐसे किया गया है कि उसे छुपाना है फॉर सपोज कल्यूजन फोर्जरी करके। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि कोई भी एक्ट अगर मतलब कोई भी अगर नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो उसे डिटरमाइन फाइनली कौन करता है, कोर्ट ऑफ लॉ ही करता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। अब नीचे क्या गिवन है, फर्दर हम अपने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली आप यह कह सकते हो कि उसके स्टेप्स क्या रहेंगे प्रोसीजर के, डील विद दी कंप्लायंस और दी नॉन कंप्लायंस। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। भाई सबसे पहले काम ही शुरू होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, क्या किसका नॉन कंप्लायंस चल रहा है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एंटिटी, मतलब वही कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो लॉज एंड रेगुलेशंस कंपनी पे लग रहे हैं, कंपनी इनसे कंप्लाई कैसे कर रही है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लो। हाउ एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। फिर आ गया दो, उसमें बाइफिकेट होता है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले में एंड एक इनडायरेक्ट बट मटीरियल इम्पैक्ट वाले में। अगर किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने होंगे बिकॉज इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बट अगर किसी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है बट वो मटीरियल हो सकता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, जैसे रेरा में ऑन साइड गलती कर दी, तो अगर इस तरह से रेरा, अगर आप लोग को नहीं पता तो ये रियल एस्टेट से रिगार्डिंग एक एक्ट होता है, मैं बार बार रेरा यूज कर रही हूँ। सो ये रियल एस्टेट्स के लिए यूज होता है, जो बड़ी बड़ी अपने टाउनशिप्स बन रही होती है उन पे ये एप्लीकेबल होता है टू रेगुलेट आर बिल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बट जिनका फंडामेंटल या मटीरियल इम्पैक्ट हो सकता है ऑन दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स, हमें कुछ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे। अब स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स में क्या हो सकता है कि हम हमारे मैनेजमेंट से, हमारे टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करें कि क्या भाई आप पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, इनका कंप्लायंस आप कैसे कर रहे हो, इसके लिए आपने कोई रिपोर्ट अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करी है तो वो आप मुझे दिखाओ। तो इस तरह से हमें इंक्वायरी करनी है, बेसिक इंक्वायरी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई जो भी इन पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज एप्लीकेबल है, फॉर सपोज अगर मैं रेरा की ही बात करूं तो उसका जो रेरा का डिपार्टमेंट हो सकता है, हम उसके ऑफिसर से बात कर सकते हैं टू चेक कि हमें जो इंक्वायरी में जो रिस्पॉन्स हमारे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ने दिया है क्या वो सही है कि नहीं है। हमारे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ने हमें बोला कि हाँ हमने पूरा रेरा से कंप्लायंस किया है, तो हम जो इनका रेरा ऑफिसर है उससे जाके भी मिलेंगे कि सर आप बताइए इनकी कुछ रिटर्न में प्रॉब्लम है क्या, इन्होंने कुछ और चीज का नॉन कंप्लायंस किया क्या, क्या इनका ऑन साइड कोई प्रॉब्लम थी क्या। तो हम इस तरह से जाकर के जो हमें रिस्पॉन्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ने दिया है उसे जाकर के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। एंड नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस विद रेलेवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। आगे चलते हैं। During audit, auditor shall remain alert to possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance with laws and regulations to his attention। ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट से मैंने एक वर्ड आपको बताया था,
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? शक की दिमाग, हमेशा शक का दिमाग रखना, हमेशा अलर्ट माइंड पे रहना है कि हाँ यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो हमें अपने ऐसे 250 में इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है टू फाइंड आउट एनी इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। और ये दोनों के लिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए भी, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए भी। Next, auditor shall request management and TCWG to provide written representation WR that all known instances of non-compliance have been disclosed to ऑडिटर। मतलब हमें मैनेजमेंट और TCWG को भी एक बार लास्ट फाइनली बोलना है कि भाई आप एक बार हमें लिख करके दे दो कि आपको जितने भी इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस बताते वो सब की सब आपने हमें बता दिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेनी। अंडरस्टैंडिंग के बाद दो उसमें बाइफिकेट हो जाएगा। डायरेक्ट में क्या है, obtain sufficient and appropriate audit evidences। इनडायरेक्ट में क्या है, परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। लास्ट में हमें क्या करना है, हमेशा अलर्ट रहना है फॉर द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। एंड लास्ट में हमें WR लेना है फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG कि उन्होंने हमें सारे इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस बता दिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। अगर ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और उसके सामने कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस आए हैं या फिर वो सस्पेक्ट कर रहा है, उसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस हो सकता है, तो उस केस में उसके क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑडिटर शैल ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना होगा, फिर से अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि भाई क्या एक्ट हुआ है, किस कंडीशंस के अंदर एक्ट हुआ है, understanding of the nature of the act and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate possible effect। सबसे पहले तो भाई अंडरस्टैंडिंग लेगी, फिर उसे आगे और इवेलुएट करना है कि भाई क्या क्या इसके पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं ऑन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। If auditor suspects non-compliance, he shall discuss with management and TCWG। देखो उसे अगर सस्पेक्ट हो रहा है, उस देखो दो उसमें बाइफरकेट है। मैं आपको पहले देखो, ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये तो है कि जब हमें आइडेंटिफाई हो चुका है, हम एकदम श्योर हो चुके हैं कि हाँ यहाँ पे आपका नॉन कंप्लायंस है। जो इसके नीचे वाला पॉइंट है, ये है सस्पेक्ट का, कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको जब भी आइडेंटिफाई हो चुका है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन क्या करना है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट हैज अकर्ड। दूसरा क्या है, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है टू इवैल्यूएट व्हाट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई नॉन कंप्लायंस है, तो ऐसे केस में आपको मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ वो बात रिपोर्ट करनी है, उन्हें वो बात कम्युनिकेट करनी है। If management and TCWG do not provide sufficient information, अब आपने बात बताई, अब आप उसके लिए आपको बजाय में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब मैनेजमेंट और TCWG ने वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एंड इन ऑडिटर्स जजमेंट इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज मटीरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही शैल ऑब्टेन लीगल एडवाइस। देखो आपको कुछ सस्पेक्ट हुआ, आपने डिस्कस किया, आपको कुछ अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैनेजमेंट एंड TCWG ने नहीं दी। अब आपको लग रहा है कि यार ये जो नॉन कंप्लायंस मेरे सामने आ रहा है ना, ये है तो मटीरियल, तो अब इस मटीरियल को मैं ऐसे तो नहीं सकता। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, लीगल एडवाइस लेनी होगी। आप एक लीगल काउंसिल के पास जाना होगा कि सर ऐसे मेरे सामने मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ किसी लॉज एंड रेगुलेशंस की नॉन कंप्लायंस को, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज एडवाइस मी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG। If sufficient information about non-compliance cannot be obtained, he shall evaluate effect of lack of sufficient and appropriate audit evidences on auditor's opinion। अगर उसके sufficient information नहीं आ रही है तो उसको evaluate करना होगा this effect on his opinion। He shall evaluate implications of non-compliance in relation to auditor's risk assessment and reliability of WR and take appropriate action। देखो अगर उसके सामने कोई नॉन कंप्लायंस आ रहा है और उसे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में उससे जो अलग एरियाज के लिए उसने जो रिस्क असेसमेंट किया, देखो किसी एक एरिया में उसे नॉन कंप्लायंस मिला है, लेकिन जो बाकी एरियाज के लिए उसने रिस्क असेसमेंट किया था, हो सकता है उसे लगे कि यार जब एक जगह पे गलती है तो बाकी एरियाज में भी तो हो सकता है, तो मुझे मेरा रिस्क असेसमेंट दोबारा करना होगा, अपना RAP प्रोसीजर्स मुझे दोबारा लगाने होंगे टू इवैल्यूएट कि भाई सब कुछ यहाँ पे सही है कि नहीं है। दूसरा, जो भी मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अभी तक मैनेजमेंट एंड TCWG से मिले, हो सकता है वहाँ पे भी गड़बड़ी हो, बिकॉज मुझे ये जब एक इंस्टेंस जो आया है इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो क्या पता है इन्होंने मुझे जो बाकी के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए इनमें भी कुछ गड़बड़ी हो, तो उसे उसकी भी दोबारा से चेकिंग करनी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले अगर आपको आइडेंटिफाई हो चुका है तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना होगा उसको इवैल्यूएट करने के लिए। लेकिन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आप डिस्कस करोगे, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगोगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट एंड TCWG ने नहीं प्रोवाइड किया तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा लीगल काउंसिल के पास जाओगे टू टेक द लीगल एडवाइस। ठीक है, और क्या पॉइंट है इसमें गिवन कि अगर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आपको आपका ये इफेक्ट अपने ऑडिटर्स ओपिनियन पे इवैल्यूएट करना होगा। और क्या पॉइंट दे रखा है अपने पास,
कि आपको अपना फिर अदर एरियाज के लिए जो भी आपने रिस्क प्रोसीजर लगाए हैं, जो भी आपने WR लिए हैं, उसको भी एक बार इवैल्यूएट करना होगा कि क्या वो रिलायबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक प्रोसीजर फॉर दी नॉन कंप्लायंस। सो इन पॉइंट्स को जल्दी लर्न करने के लिए मैंने शॉर्ट में समरी बना करके यहाँ पे भी लिख दिया। इसका कोई भी देखिए निमोनिक में मत जाना, बिकॉज पॉइंट्स थोड़े से मिक्स में है, तो आपको निमोनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए आप शॉर्ट समरी से ही इन पॉइंट्स को अपने याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब आपके सामने अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसकी रिपोर्टिंग क्या क्या करनी होगी, किस किस को करनी होगी, वो सब पॉइंट्स अपने पास गिवन है। तो 3 जनों को रिपोर्टिंग करनी होगी, एक तो TCWG को, एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह से रिपोर्टिंग होगी, एंड एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, फॉर सपोज सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो TCWG में क्या है, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। If non-compliance is intentional and material, he shall communicate to TCWG as soon as practicable। मतलब अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली किया गया है ये नॉन कंप्लायंस, तो उसे फटाफट से TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होगा। If he suspects, यानी ऑडिटर सस्पेक्ट्स that management or TCWG are involved in non-compliance, he shall communicate to next higher level of authority at entity such as audit committee। अगर ऑडिटर ही सस्पेक्ट कर रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है TCWG है यही नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में उसे किसके पास जाना होगा, जो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी होगी। फॉर सपोज अगर कोई सुपरवाइजरी बोर्ड है, कोई ऑडिट कमेटी है, तो उनके पास जाना होगा टू टेल देम कि यार एक नॉन कंप्लायंस और उसमें आपका मैनेजमेंट और TCWG ही इन्वॉल्व है। Where no higher authority exists, he shall obtain legal advice। लेकिन अगर TCWG के ऊपर कोई सुपरवाइजरी बोर्ड या ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ऐसे केस में से क्या करना होगा, लीगल एडवाइस लेनी होगी। उसे समझना होगा कि यार मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आगे क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक अपने हो गए टू कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग टू TCWG। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह से दिखाना है। If auditor concludes that non-compliance has a material effect and has not been adequately reflected in financial statements, he shall express qualified or adverse opinion। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी का मटीरियल इम्पैक्ट है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली नहीं दिखाया है, तो ऐसे केस में आपको ओपिनियन में क्या देना है, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। ये मैंने आपको फर्स्ट 100 में बताया था। ऐसे 200 में क्या क्वालिफाइड कब देते हो, जब मटीरियल तो होता है लेकिन परवेजिव नहीं, और एडवर्स कब देते हो, जब मटीरियल भी होता है परवेजिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड कब आएगा, जब देखो मटीरियल तो है। आपकी ओपिनियन क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन तभी बनती है जब आपका जो भी इम्पैक्ट है वो मटीरियल होता है, आपका स्टेटमेंट कैसा होता है, मटीरियल होता है। तो मटीरियल तो दोनों में आएगा, क्वालिफाइड में भी एडवर्स में भी, लेकिन क्वालिफाइड कब आएगा, जब वो परवेजिव नहीं है, एंड एडवर्स कब आएगा, जब वो परवेजिव है, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, if he is precluded by management or TCWG from obtaining sufficient appropriate audit evidence, he shall express qualified or disclaimer of opinion। अगर उसे मैनेजमेंट और TCWG ने sufficient appropriate audit evidences नहीं लेने दिए, तो ऐसे केस में उसे ओपिनियन क्या देना है, क्वालिफाइड देना है या डिस्क्लेमर देना है। वही सेम क्वालिफाइड कब देना है, मटीरियल तो है, हमें लग रहा है प्रोबेबल इफेक्ट मटीरियल आएगा लेकिन परवेजिव नहीं होगा, एंड डिस्क्लेमर कब देना है, जब प्रोबेबल इफेक्ट मटीरियल भी है एंड परवेजिव भी है, तो उस केस में क्या आएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। If unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitations imposed by circumstances rather than by management or TCWG, auditor shall effect on his opinion। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो जो सेकंड पॉइंट था उसमें तो लिमिटेशन किसने लगाई, मैनेजमेंट TCWG ने लगाई, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि यार हम पे ये जो लिमिटेशन लग रही है ना, ये किसी और वजह से लग रही है, हमारे मैनेजमेंट TCWG ने नहीं लगाई है। उन्होंने तो हमें पूरी छूट दी है कि आप किसी से भी पूछो, कुछ भी बात करो, किसी से भी कोई भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो, हमारी तरफ से कुछ मना नहीं है। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई अदर लिमिटेशन आ रही है, कोई अदर सर्कमस्टेंसेस की आ रही है, तो उस केस में उन्हें अपनी उस इफेक्ट को चेक करना होगा ऑन देयर ओपिनियन कि भाई अगर मेरे सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं और ये मेरे सामने लिमिटेशन आ रही है, तो ऐसे केस में मेरी ओपिनियन क्या बननी चाहिए। बेसिकली यही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट TCWG की गलती नहीं, लेकिन कोई अदर सर्कमस्टेंसेस है तो उन्हें अपना ओपिनियन इवैल्यूएट करना होगा इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी SEBI, MOC, ROC। If there is non-compliance, auditor shall report to parties outside the entity। अगर non-compliance है तो outside party को यानी SEBI वगैरह को हमें रिपोर्ट करना होगा। तो ये बेसिक था हमारा रिपोर्टिंग के अंदर। एंड आपके लर्निंग पर्पस के लिए मैंने ये नीचे एकदम शॉर्ट समरी में बना दिया है ताकि आप आराम से TCWG ऑडिट रिपोर्ट को याद कर सको। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज का सिंपल है, नॉन कंप्लायंस है तो उन्हें रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस समरी से आप इजीली अपने सारे पॉइंट्स को लर्न कर पाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब ऐसे क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे हमें लगे कि हाँ यहाँ पे कोई नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहला, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पेमेंट ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज। भाई अगर रेड पड़ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे तो लग ही रहा है कि कुछ तो उन्होंने नॉन कंप्लाइंस किया है। सेल्स कमीशन और एजेंट्स फीस दैट अपीयर्स एक्सेसिव। अगर हम किसी एजेंट को कुछ मतलब जितना बनता है, अगर उसका फॉर सपोज 10% की उसकी फीस बनती है लेकिन हम उसे 20% की फीस दे रहे हैं, तो भाई इतनी ज्यादा फीस क्यों दे रहे हैं? कुछ गड़बड़ी है, कुछ हम एक्स्ट्रा से कुछ ऐसा काम करा रहे हैं जो कि हम अंडर दी लीगल टर्म सही करा सकते हैं, तो वो भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। परचेसिंग एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस। अगर हमारी जो रिलेटेड पार्टीज है उनके साथ हम ऊपर नीचे के भाव पे खरीद रहे हैं तो क्या हम कुछ टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमें चेक करना होगा। अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश परचेजेस इन फॉर्म ऑफ कैशियस चेक पेबल टू बियरर। अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, बियरर चेक पे कर रहे हैं। बियरर चेक क्या होता है कि बस हमने लिख करके दे दिया एंड जिस भी बंदे के पास वो चेक है वो हमारे अकाउंट में जाएगा बैंक में एंड कैश करा लेगा। अगर हम इस तरह के चेक के बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर हम कैश में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी दिखा रहा है कि भाई हम पेमेंट जो हो रहे हैं उन्हें ट्रैक नहीं करना चाहते बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन भी ट्रैक नहीं हो सकता एंड बियरर चेक का भी ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं होता है। तो अगर हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। अगर हम टैक्स हेवन कंट्री के साथ बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर देन टू कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेटेड। भाई अगर हमने ऐसा किया है कि जो गुड्स और सर्विस है वो तो आए यूएस से लेकिन हमने पेमेंट करा है दुबई में, भाई इस तरह से क्यों? अगर माल आया हमारा यूएस से तो हमें पैसा भी उसी पे करना चाहिए ना, हमने दुबई में पेमेंट क्यों किया है? तो वो भी कारण बनता है कि हम कहीं ना कहीं टैक्स को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Existence of information system which fails to provide an adequate audit trail or sufficient evidence। Audit trail क्या होता है कि भाई वो आपके हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है कि भाई ये आपका परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल्स का ट्रांजेक्शन या फिर कोई असेट की परचेज सेल का ट्रांजेक्शन आपका एग्जैक्टली कब हुआ है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करे तो वो भी उसमें ट्रैक होते हैं। लेकिन आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इन सब चीज़ों को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है कि हम विद इन द डेट हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कोई चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ इस चीज़ को ट्रैक ही नहीं कर रहा है। अगर कोई चेंजेस हुए तो उसने किसने किए हैं वो भी वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पा रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम? अगर इस तरह का सिस्टम है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपनी चीज़ों को छुपाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, वो एक इंडिकेशन देता है। अनऑथराइज्ड और इम्प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। भाई ट्रांजेक्शन जिस तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए तो उसके अलग ही तरीके से हमने रिकॉर्ड कर रखा है, प्रॉपर्ली हमने दिखाई नहीं रखा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस चीज़ के लिए हुआ है। फॉर सपोज अगर हमने इन्वेंट्री परचेज करी तो इन्वेंट्री दिख ही नहीं रही है, परचेज के अंदर फिक्स असेट परचेज किया तो वो असेट्स में दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर हमने इम्प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन तो कहीं हम गड़बड़ी तो नहीं करना चाहते, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं करना चाहते। एडवांस मीडिया कमेंट। भाई मीडिया में बातें चल रही है, फॉर सपोज अगर CNBC हो गया या फिर जो भी स्टॉक्स रिलेटेड है उसमें हमारे लिए गलत बात मतलब हमारा जो सेंटीमेंट है मार्केट में वो नेगेटिव चल रहा है कि भाई इन्होंने ये गलतियां करी हैं, इन पे ये पेनल्टी लगी है, तो कहीं ना कहीं इससे भी लग रहा है कि हाँ हमारे कंपनी में कुछ तो नॉन कंप्लाइंस है, तो वो एक इंडिकेशन देता है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर्स कह सकते हो आप जिससे हमें हाँ हम कहीं ना कहीं जान सकते हैं, एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, प्री इंडिकेशन ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नॉन कंप्लाइंस है विद द लॉस एंड रेगुलेशंस। So here we have completed our all the points relevant to SA 250। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था एंड हाँ ये भी हमारा इंटर में कवर था लेकिन ये हमारा फाइनल में भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर गिवन है, इसलिए मैंने इसको बहुत एकदम प्रॉपर्ली करा दिया। जितना भी आपके मॉड्यूल में गिवन था, जितना भी आपका ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में गिवन था, सब कुछ इसके अंदर कवर है। तो आपने अगर ये 2 पेजेस अपने इस स्टैंडर्ड के कर लिए तो आप एकदम गुड टू गो हो फॉर दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आप इस रिविजन को देखोगे, प्लस आप इस नोट्स को प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लो। आपको अगर इसको PDF में रखना है अभी आप PDF में रख करके आप बस इसे ओपन करके बैठ जाना इस पूरे और मेरे रिवीजन वीडियो को चला लेना। आपका ये पूरा स्टैंडर्ड आराम से एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में पूरा विद अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड जितने भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं उसके थ्रू आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी रिटेन कर पाओगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेरा वीडियो सुनने के बाद बस 15 से 20 मिनट और देने हैं, खुद से एक बार सेल्फ रिवीजन करना है। देखो टीचर बनी कितना भी कुछ भी आकर के रहा, सेल्फ रिवीजन इसका बेस्ट थिंग, तो आपको सेल्फ रिवाइज जरूर करना है। 15 से 20 मिनट खुद देना, एक बार जितने भी पॉइंट्स है उन्हें खुद अपने आंखों से रीड कर लेना, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है उनको रीड कर लेना, देन यू आर गुड टू गो फॉर अदर स्टैंडर्ड्स और दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आई विश आप मेरी बात को मानोगे और इस तरह से अपने रिवीजन को आगे कंटिन्यू करोगे। सो मैं अभी के लिए विदा लेती हूँ, जल्दी आपके साथ नए रिवीजन वीडियो में मिलूंगी। टिल देन आप अच्छे से पढ़ें, अच्छा खाएं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें एंड यूं ही ऐसे खुशी खुशी पढ़ते रहिए। सो हियर इज सी Nandini Gupta signing off।